अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 14 सितंबर 2024 है और आज की हमारी प्रेजेंटेशन हब पावर कंपनी के हवाले से। इसमें मैंने बताया था कि मैं डिटेल प्रेजेंटेशन बताऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि जैसे कंपनी के फुल फ्लैज अकाउंट्स आ जाते हैं, जिसमें मैं बताऊंगा कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर जिक्र करूंगा। कोशिश करूंगा अगर किसी ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं क्विकली रिकैप करूंगा। तो अगर आपने ऑलरेडी पहले देखी है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं वीडियो को, या क्विकली देख सकते हैं। प्रेजेंटेशन पे आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। सबसे पहले आज के एजेंडे की बात करें। एजेंडा मेरा बड़ा स्ट्रीमलाइन एजेंडा है, जिसमें मैं कंपनी ओवरव्यू बताऊंगा, सेक्टर के बारे में, कोई करंटली क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, क्या न्यूज़ है। आपको की प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा, कंपनी करती क्या है, कंपनी कहाँ कहाँ इसके प्लांट्स हैं, इसकी न्यूज़ है, अनाउंसमेंट से रिलेटेड बात बताऊंगा, कौन सी रिसेंट न्यूज़ अनाउंसमेंट है, फाइनेंशियल पोजीशन की बारे में बात करूंगा, फ्यूचर आउटलुक, और फिर आखिर में मेरा व्यू। सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ द सेक्टर और उसकी प्रॉब्लम्स की बात करें। सबसे पहले सेक्टर की बात करें, हब करता है कि हब को करता है क्या, पावर प्लांट है, ठीक है, आईपीपी है, और बिजली बनाता है, ग्रिड को बेचता है, ग्रिड आगे, और ग्रिड एक सर्टेन अमाउंट उसको देती है। हाई लेवल बात करें, ये बेसिकली काम किस तरह करता है, ये बेसिकली हबको है कि आईपीपी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, करता काम किस तरह करता है, इसका एक ही कस्टमर है, गवर्नमेंट का ग्रिड, उसको देता है और उससे पैसे लेता है, और उसके अलावा वो किसी और कस्टमर को नहीं जानता। चेक। अब रूल ये है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के साथ गवर्नमेंट का एग्रीमेंट इस तरह से है कि गवर्नमेंट इनको कैपेसिटी पेमेंट देगी। कैपेसिटी पेमेंट से मुराद ये है, वो अमाउंट देगी कि जितनी कैपेसिटी कंपनी बनाने की काबिल है, वो गवर्नमेंट पूरी इससे परचेज कर लेती है। इरिस्पेक्टिव डिमांड है बिजली की, नहीं, लेकिन गवर्नमेंट उससे कैपेसिटी पेमेंट देगी। तो ये बेसिकली ये है। फिर इसके बाद इस मॉडल में बेसिकली थोड़ा सा इस मॉडल के बारे में बात करूँ। अगर जो कैपेसिटी पेमेंट या आईपीपी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है। लोगों का कहना है, एनालिस्ट का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट अच्छा सही नहीं है, गवर्नमेंट क्यों कैपेसिटी पेमेंट कर रही है, क्यों एक ही सप्लाई, क्यों एक ही बायर है, क्यों ये सिर्फ ग्रिड को बेच सकती है, क्यों किसी और कंपनी को बेच, इस तरह के सारे मसले मसाले। तो इस हिसाब से इन्वेस्टर्स को अगर मैं बात करूँ, इन्वेस्टर को तो कोई कंसर्न ही नहीं है। इन्वेस्टर ये देखता है भाई, वो कंपनी को इम्प्रूवमेंट करने के काम पे कोई अमल दखल ही नहीं करता। वो सोचता है कि कैपेसिटी पेमेंट तो मिल रही है फ्री में, तो फिर क्यों अपनी वो एनर्जी लगाए, रिसोर्स लगाए और दिमाग लगाए। तो वो इसलिए इम्प्रूवमेंट पे जाते नहीं। तो इसलिए काफ़ी एनालिस्ट और जो मुल्क के नए फाइनेंस मिनिस्टर, सबको कंसर्न यही है कि भाई आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट में रद्दो-बदल की ज़रूरत है। और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी थी आईपीपी थी। अच्छा, और एक चीज़ थोड़े से कैपेसिटी पेमेंट के बारे में थोड़ा-सा बात बताऊँ। कैपेसिटी पेमेंट जैसे मैंने ज़िक्र किया, एक फ़िक्स अमाउंट होती है, वो जितनी कंपनी की कैपेसिटी है उसके हिसाब से देती है। तो कैपेसिटी पेमेंट जब डिसाइड हुई थी, जब को प्लांट नया बना था, तो जब नया बना होता है तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो कैपेसिटी होती है, मतलब ज़्यादा एफिशिएंट होता है, नई चीज़ ज़्यादा अच्छी चलती है। तो कुछ टाइम बाद उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी और एफिशिएंसी कम होती जाती है। लेकिन उस चीज़ को कंसिडर नहीं करा जाता कैपेसिटी पेमेंट में, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे हबको है या कोई भी आईपीपी है, उसका प्लांट 10-10, 15-15, 20-20 साल पुराना है। तो 20 साल पहले जब नया था, तब जिस तरह से प्रोड्यूस कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह से प्रोड्यूस तो नहीं करता, लेकिन कैपेसिटी पेमेंट तो वही है जो पहले 20 साल पहले मिलती थी। तो ये बड़ा कंसर्निंग है। और यही वजह है कि इस सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी हमारी देखें कितनी एक्सपेंसिव है। और एक बेसिकली एक रेंटल एक्सपेंस से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आम आदमी के लिए घर के किराए से ज़्यादा एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी का है। तो इस ये चीज़ का ये कैपेसिटी पेमेंट ही इसकी मेजर वजह है। कॉन्ट्रैक्ट में और भी मेजर फ्लॉज़ हैं। एक हाई लेवल की बात करें तो कैपेसिटी पेमेंट कुड बी द रीज़न। अच्छा, आखिरी चीज़ जैसे मैंने ज़िक्र किया, आईपीपी सिर्फ़ और सिर्फ़ उस गवर्नमेंट के ग्रिड को बेच सकती है और किसी और को नहीं बेच सकती, जो कि अजीब-सी बात भी है, मतलब नॉट एन एफिशिएंट वे। हपको की बात करें, हपको पाकिस्तान की सबसे बड़ी पावर कंपनी है। इसकी अगर बात करें, पावर कैपेसिटी साढ़े 3500 मेगावाट कैपेसिटी इसकी। और फिर इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें, इसके बिज़नेस ऑपरेशंस है, उसकी लोकेशंस यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। इनकी मैंने प्रेज़ेंटेशन से उठाई थी। आप देख सकते हैं इसके पावर प्लांट कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सा पावर प्लांट है और कितनी कैपेसिटी है। तो वो क्या क्या यूज़ करते हैं, इम्पोर्टेंट फ्यूल, कोल कितना यूज़ करती है, हाइडल कितना यूज़, आरएफओ कितना यूज़, ये बेसिकली हाई लेवल पे। इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज़ अ इन्वेस्टर को। एज़ अ इन्वेस्टर आप ये ज़रूर देख सकते हैं कि भई आपको के पावर प्लांट कितने सारे हैं। ऐसा अक्सर हम सुन रहे थे कि गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर प्लांट का अगर लाइसेंस कैंसल कर देती है, तो इसके पास एक से ज़्यादा प्लांट है, तो इसको ज़्यादा कोई फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन एज़ सच कोई कंपनी के ऑपरेशन को मसला नहीं होगा, मतलब बंद होने में नहीं आ जाएगी। इनकी अचीवमेंट्स की बात करें, इनकी अचीवमेंट 2024 में कुछ
मेंशन की हुई जो मैंने इनकी मुझसे अकाउंट से उठाई थी, एक सबसे मेजर और बेसिक एक सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग अचीवमेंट इसकी एग्रीमेंट है बीवाईडी चाइना जापान के साथ, बीवाईडी कंपनी के साथ, जिसमें ये क्या करी, बीवाईडी के साथ मिलके इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करने का सोचिए। ये डायरेक्टली नहीं, लेकिन इसकी एक सब्सिडरी, मतलब हबको की सब्सिडरी है, उसने बीवाईडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और बोला पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आओ। तो मैं समझता हूँ ये एक पॉजिटिव स्टेप है गो कंपनी के लिए और ओनर्स के लिए, ये है कि वो शेयर होल्डर्स का पैसा को डाइवर्सिफाई कर रही है। पावर प्लांट से और के सेक्टर से पैसा निकाल के दूसरी जगह पे भी लगा रही है और शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे रही है। तो वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप। बाकी अचीवमेंट तो मैंने मेंशन किया, आप उसको देख सकते हैं। मैंने लास्ट स्लाइड में भी, मैं लास्ट प्रेजेंटेशन में भी बताया था। आप इसको ओवरव्यू कैसे, मैं इसको रिकैप नहीं करूंगा। अच्छा, कंपनी की स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है भाई? स्ट्रेंथ तो जैसे मैंने जिक्र, सबसे बड़ी पावर कंपनी है, बहुत पुरानी पावर कंपनी है, तो इसकी एक्सपर्टाइज अच्छी है, ज्योग्राफिकल प्रेजेंस भी इसकी अच्छी है। ये लोग बोलते हैं कंट्री वाइड ज्योग्राफिकल प्रेजेंस है, मैं समझता हूँ कंट्री वाइड ज्योग्राफिकल प्रेजेंस इसकी नहीं है। आप देखें इसका पावर प्लान, इधर 1 2 3 4 5, लेकिन ये चीज़ को, ज्योग्राफिकल प्रेजेंस को मैं समझता हूँ बेवकूफ़ाना बात है। क्यों? क्योंकि इसका कस्टमर तो गवर्नमेंट की ग्रिड है, रिस्पेक्टिव कहाँ भी है, कोई कस्टमर्स को इंडिविजुअली थोड़ी ट्रैक कर रहा है, तो गवर्नमेंट ग्रिड है, तो उसको सप्लाई करेगी रिस्पेक्टिव कहीं भी है। तो और हर लोकेशन में गवर्नमेंट का ग्रिड लाज़मी होगा। तो अगर इसकी लोकेशन सिर्फ़ एक जगह हो, उधर भी सिर्फ़ गवर्नमेंट की ग्रिड को ही देना है, तो ज्योग्राफिक प्रेज़ेंस कोई मैटर नहीं करती, मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा, मैनेजमेंट की बड़ी इफ़ेक्टिव है। वीकनेस इनकी क्या है भाई? वीकनेस पे अब देखें, इनकी एक्सपेंसिव फ्यूल्स पे डिपेंड करना पड़ता है, जो कि अब कुछ और कह नहीं सकते। बाकी ये 2 चीज़ें, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक चैलेंजेस, मतलब पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में इसको वीकनेस ये है कि पाकिस्तान एनवायरनमेंट में इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर पा रही। अपॉर्च्युनिटीज़ ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम कर रही है। थ्रेट्स ये कि गवर्नमेंट के लॉन्ग आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ है, वो अभी तक क्लियर नहीं हुए, स्पेशली सर्कुलर डेट वाले। तो ये बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है। मैं बैलेंस शीट को आगे जाके ज़िक्र करूँगा, उसमें हम देखेंगे। तो न्यूज़ अनाउंसमेंट किया इसने, 85% डिविडेंड दिया, साढ़े ₹8, जिसकी आई थिंक बुक क्लोज़र 23 सितंबर है। तो जिसने अगर डिविडेंड अवेल करना है 23 सितंबर से पहले ले ले। और जो लॉन्ग टर्म है, आई आई सजेस्ट लॉन्ग टर्म वाला थोड़ा बुक क्लोज़र के बाद ले, ताकि बेनिफिट हो। जैसे कि प्रॉफिटेबली फाइनेंशियल नंबर्स देखे, फाइनेंशियल नंबर्स बड़े एक्सीलेंट है मेरे हिसाब से। ये लास्ट ईयर 44 ईपीएस था, इस बार 53 ईपीएस है, एक्सीलेंट। ग्रॉस प्रॉफिट 75 अरब इसका प्रॉफिट है, मैसिव प्रॉफिट है। मुझे नहीं याद, पता मैंने किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट में इतना प्रॉफिट देखा है आज तक पाकिस्तान में। बैलेंसेड रेवेन्यू नंबर्स बड़े हो सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा प्रॉफिट मैंने नहीं देखा। अच्छा, ईपीएस इसका इस तरह से, और के में 30 का इंडेक्स का पार्ट है। अच्छा, फाइनेंस कॉस्ट देखें, 19 अरब से 26 अरब भी है, इसकी इंक्रीज हुई है। एक चीज़ मैं याद रहा, 26 अरब हुई है, इस बार फाइनेंस अभी 2.5% कम हो गया। तो साल के शुरू से अब तक 22.5 था, अब 17 पे शायद आ गया, 2% गिरा था परसों। तो मैं समझता हूँ फाइनेंस कॉस्ट इसको भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। बाकी ओवरऑल ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं ज़िक्र करूँ कि बहुत अच्छी है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मुझे अट्रैक्टिव लगी, सिवाय इसके लोन की। अगर एसेट की बात करें, 170 एंड 1 अरब इसके एसेट है और लायबिलिटी 128 अरब है। कैश 29 अरब है। एक चीज़ जो मुझे कंसर्निंग लगी, इसकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 29 अरब है। शॉर्ट टर्म मतलब 12 महीने में पे करना है। इनका अवेलेबल कैश भी 29 अरब ही है, जो कि कंसोलिडेटेड लेवल पे। मैं समझता हूँ ये थोड़ा-सा एक कंसर्निंग पॉइंट कह सकता हूँ, लिक्विडिटी पॉइंट्स है, बट होपफुली कंपनी को कोई ऐसा चैलेंज नहीं होगा, कोई दे विल मैनेज। बाकी ओवरऑल मुझे अच्छा लगा इसके डेट रिसीवेबल, ये सर्कुलर टाइप वाला रिसीवेबल बहुत ज़्यादा है, जो कि कंसर्निंग पॉइंट में पता नहीं गवर्नमेंट कब देगी, लेकिन इस पे भी कंपनी को मुझे लगता है गवर्नमेंट के काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। नेक्स्ट चीज़ इसके डिविडेंड। भाई हिस्टोरिकली डिविडेंड अगर देखा जाए तो पिछले 2022 से साढ़े 6 रुपए दिया था। 23 में एक्सेप्शनली ज़्यादा दिया था और 24 में अभी तक 20 रुपए दिया, और अब ये पूरा साल खत्म हो चुका है। तो मैं समझता हूँ 20 रुपए इज़ स्टिल गुड। 13-14% इसका वो बनता है अगर आप 150 से डिवाइड करें डिविडेंड यील्ड, और आफ्टर टैक्स आई थिंक 10% होगा, व्हिच इज़ नॉट बैड मेरे हिसाब से। और स्पेशली जिसने साल के शुरू से शेयर लिया, तो साल के शुरू में 86 के करीब पहुँचा, व्हिच इज़ वेरी गुड। अच्छा, इसकी मैंने बिट छोटी-सी वैल्यूएशन यहाँ पे की थी, जिसको आप देख सकते हैं कि कंपनी तक है। इसमें मैंने अब एक हाई लेवल पे अगर कंक्लूड करूँ, मेरा व्यू ये कि अगर मार्केट 100 था से के इंडेक्स हमारा अभी से 80 79 80,000 पे चला है, अगर 1 लाख पे पहुँच गया, तो मुझे लगता है ये शेयर 200 से ऊपर पे चले जाएगा। मेरा ऐसा व्यू है।
बाकी अंडर वैल्यू है कंपनी, इस पे मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, मैं इसको वापस से एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन हाई लेवल पे ये बात करूँ कि कंपनी के सारे एसेट्स बुक वैल्यू पे अगर उसको रीवैल्यू करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऊपर चल जाएगा। तो जब बुक वैल्यू पे होने के बाद भी इसकी जो कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर 148 है, अगर इसको फेयर वैल्यू पे लेके आएंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी वैल्यू है पर शेयर होल्डर। तो ये आप इसको पिछली वीडियो में देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया था। अ, फिर इसका फ्यूचर आउटलुक क्या है? अच्छा, एक फ्यूचर आउटलुक मैंने अपना मुझे क्या लगता है कंपनी क्या फ्यूचर आउटलुक है, दूसरा कंपनी ने क्या मेंशन किया है। पहले मैं अपना बताता हूँ, मैं समझता हूँ कि इसका जो परचेज़ पावर एग्रीमेंट है, जो आजकल हम सुन रहे थे परचेज़ पीपीआईपीपी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर रहे हैं, इसका अभी भी बहुत सा 4-5 साल वैलिड है, ठीक है? तो कंसर्न की बात नहीं, प्लस इसके अलावा इसके पास एक से ज़्यादा प्लांट है, एक का एग्रीमेंट खत्म होता है तो आप बकाया प्लांट मौजूद है। अच्छा, इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अच्छा, पावर कंपनी की सबसे बड़ा मसला होता है इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या तो एक्सपेंसिव फ्यूल से बनाती है, कोल से बनाती है। इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये थोड़ा सा मॉडल चेंज करके इसको कंट्रोल कर रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कॉस्ट क्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट इनकी कम हुई है इनफैक्ट परसेंटेज वाइज। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है और कंपनियों को इस तरह की पावर कंपनी ऐसा करना चाहिए ताकि मज़ीद तो इट इंडिकेट्स जब ये इस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं ना, तो पॉजिटिविटी आगे फ्यूचर में नज़र आती है मुझे। इनकम अदर इनकम बहुत ज़्यादा है, तो अब इट इट इन माय व्यू कि इन अदर इनकम से भी अपने मेन ऑपरेशन के अलावा अदर इनकम से कमा रहे हैं, तो दैट्स वेरी पॉजिटिव स्टेप। अच्छा, इसको मैं रिकमेंड करता हूँ अपने पोर्टफोलियो के, लेकिन इसमें एक मेजर रीज़न मैं तुम्हें बताऊँ क्यों रिकमेंड करता हूँ। अब देखिए तमाम म्यूचुअल फंड्स के पास ये उसकी शेयर होल्डिंग है और इसने ओवर द लॉन्ग टर्म इसने कैपिटल ग्रोथ ही दी है, डिविडेंड दिया ही दिया, कैपिटल ग्रोथ भी दिया, एप्रिसिएशन भी दी है। तो इट लुक लाइक हमें भी सोचना चाहिए सबके पास, तो हम क्यों उसको नहीं करते? तो बहुत सारे पॉजिटिव रीज़न्स हैं, तो हमें भी इसको इस हिसाब से सोच के अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी ये रिसेंटली जैसे मैंने ज़िक्र किया कि ऑटो इंडस्ट्री में स्टेप लिया, तो ये लॉन्गर टर्म पे फ़ायदा हो सकता है। अभी मुझे फ़िलहाल इमीडिएट फ़ायदा नज़र नहीं आता। मार्केट में ज़रूर हाइप क्रिएट हो सकती है, लेकिन इमीडिएटली आई डोंट थिंक इसका फाइनेंशियल बेनिफिट इमीडिएटली है, क्योंकि इमीडिएटली तो कॉस्ट इनकट करनी पड़ेगी सब्सिडी को, जो इसकी सब्सिडी है, और उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट और ग्रुप पे पड़ेगा, जो कि आपको है। कंपनी ने अपना फ्यूचर आउटलुक ये कहा था कि रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के हवाले से मेंशन किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के हवाले से किया है और वाटर प्रोजेक्ट के हवाले से किया है कि इनके फ्यूचर आउटलुक में ये चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे इकोनॉमी को और इवेंचुअली कंपनी को। So which is also मेरे ख्याल में ये भी आई थिंक वैलिड पॉइंट है। अच्छा, नवंबर में मैंने बनाई थी वीडियो 96 की थी, तो आज देख सकते 150 का है। तो नवंबर से अब तक दूसरा नवंबर नहीं है, एक साल के अंदर आप ग्रोथ देख लें कितनी हो गई। इसके अलावा मुझे याद है जनवरी 2023 के ना स्टार्ट में बनाई थी, 63 पे था। मेरा ये व्यू था भाई बाय करो, जितना बाय कर सकते करो। आप देख से अब देखो कहाँ गए, कहाँ पहुंच गया। आई थिंक स्टिल नॉट अ बैड, मतलब आप लेट नहीं, मैं समझता हूँ अभी भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें आगे भी मजीद ऊपर जाने की, तो उसको अपने रडार पर रखें, बहुत अच्छा शेयर है फॉर लॉन्ग टर्म। चल, फाइनल एक्शन प्लान क्या है? करंटली 151 पे ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल में हिस्टोरिक हाई पे पहुंच गया, 169 हिस्टोरिक हाई था जो रिसेंटली इसलिए लगाया था। अब 151 पे, आई स्टिल फील लाइक कि अभी भी अंडर वैल्यू है। गुड फॉर लॉन्ग टर्म, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है। मेरे हिसाब से अगर डिप तो मारेगा नहीं, अगर मारता है तो मेरे ख्याल में बाय करना ही करना चाहिए। उसको ये इस तरह का शेयर इसको आप अपनी पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रखें। ट्रेडिंग इस तरह के शेयर पे ना किया जाए तो बेहतर है। देखिए डेफिनेटली इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, लेकिन आई थिंक ट्रेडिंग ये इस तरह का शेयर नहीं है जिसमें ट्रेडिंग करके अगर कमाया जाए। इसकी मूवमेंट इतनी सिग्निफिकेंट अप एंड डाउन नहीं होती, तो मैं समझता हूँ इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड एप्रिसिएशन। आई थिंक दैट्स इट। बाकी इसके बुक क्लोजर जैसे मैंने जिक्र किया था 23 सितंबर है, तो अगर इस दौरान उसमें अप एंड डाउन नजर आएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उस डेट के बाद मेरे ख्याल में इन होना चाहिए फॉर लॉन्गर टर्म। वैसे ये मेरा व्यू था, कोई चीज़ मिस आउट की तो मुझे पता है, इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।